हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKVM में। आज हम भूगोल के नए पार्ट के साथ आए हैं। आज हम भूगोल में अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भारत में जो अफवाह तंत्र पाया जाता है उनमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और वो नदियां कहाँ से निकलती हैं, उनकी क्या सहायक नदियां हैं और वो नदियां कहाँ से निकलकर अपना पानी कहाँ पर छोड़ती हैं। हाँ, ये तो सभी को पता है कि जितनी भी नदियां हैं विश्व में, जहाँ कहीं भी नदी है वो अपना पानी समुद्र में जाकर छोड़ देती है। वैसे ही भारत में भी जो प्रमुख नदियां हैं वो भी अपना पानी समुद्र में मिला देती हैं। लेकिन भारत का जो अफवाह तंत्र है वो एक अलग प्रकार का है। इसको पढ़ने के लिए एक साथ ये नहीं कह सकते हम कि भारत का अफवाह तंत्र, इसको पढ़ने के लिए कई भागों में बांटा जाता है और वो कई आधारों पर है कि इसमें कौन सी नदी कहाँ पर पानी छोड़ती है या कौन सी नदी किस नदी में जाकर मिलती है। इन आधारों पर इसका विभाजन किया गया है। लेकिन भारत का विभाजन दो तरीके के आधार पर और कई तरीके के आधार पर भी है। आज हम भारत का जो अफवाह तंत्र है उसको पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों की कौन कौन सी सहायक नदी हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र होता क्या है? अफवाह तंत्र होता है किसी भी नदी का वो तंत्र जहाँ से वो पानी निकलता है, उस नदी का जो पानी निकलता है और उस नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, उस पूरे तंत्र को हम अफवाह तंत्र कहते हैं। उस नदी का अफवाह तंत्र कहते हैं। मान लो गंगा नदी है, वो जहाँ से निकली और जहाँ पर उसने पानी छोड़ा वो रास्ता द्रोणी कहलाता है। जहाँ से वो निकली वो रास्ता कहलाएगा द्रोणी, अफवाह द्रोणी। लेकिन तंत्र तंत्र जब आएगा तो तंत्र का मतलब होता है कि गंगा नदी में, गंगा नदी कहाँ से निकलकर कहाँ तक गई और साथ साथ उस नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिली, वो नदी कहाँ से निकली थी, ये सभी पूरा ब्यौरा जब बनता है तो वो एक नदी का अफवाह तंत्र कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारी कुछ नदियों के मैप बने हुए हैं, वो तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझाऊंगा कि भारत में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है या भारत में जो अफवाह तंत्र पाया जाता है उसको हम किस तरीके विभाजित करते हैं। तो आप ये समझें, आज हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है और मैंने बताया है हम किसी भी चीज़ को वर्गीकृत इसलिए करते हैं क्योंकि उसको सरल बनाया जा सके, और सरल बन जाएगा तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। दो प्रकार के समझते हैं। किस तरीके से समझेंगे? दो शब्द आपको समझ में आना चाहिए। पहला शब्द मैंने बता दिया आपको, द्रोणी। द्रोणी वो रास्ता होता है जहाँ से नदी निकलती है। जहाँ से नदी निकलती है अगर पानी हटा दिया जाए तो जो रास्ता बनेगा, जो रास्ता मिलेगा वो द्रोणी कहलाएगा। और एक होता है अफवाह तंत्र। तंत्र वो कहलाएगा जो उस नदी का रास्ता है, उस नदी में वो कौन कौन सी नदियां और मिलती हैं उसे ऊपर से देखेंगे तो जो रास्ता मिलेगा वो पूरा एक तंत्र बनाएगा, एक सिस्टम बनाएगा, उसे कहते हैं हम अफवाह तंत्र। तंत्र और द्रोणी में अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं भारत में कितने प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, भारत में दो प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला अफवाह तंत्र में मिलेगा हमें उत्तर भारत का अफवाह तंत्र, और दूसरा अफवाह तंत्र मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत आपने बहुत बार सुना होगा, प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है आपने कभी पढ़ा है? आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे या सुने होंगे, पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, जैसे प्रायद्वीप, द्वीप या महाद्वीप। आपने ये शब्द सुने हैं ना? मैं आपको शब्द अर्थ बता दूं। प्रायद्वीप, द्वीप और महाद्वीप, ये शब्दों में अंतर क्या होता है? तो जो प्रायद्वीप है या द्वीप है और महाद्वीप है, इनमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। जैसे द्वीप, आप समझो द्वीप तो आपने सुने होंगे, छोटा सा भूभाग, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा भूभाग हो और वो उसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, चारों तरफ वो पानी से घिरा हो और छोटा सा भूभाग हो, उस भूभाग को कहेंगे हम द्वीप। छोटा सा भूभाग हो और उसके चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे कहेंगे हम द्वीप। लेकिन यही भूभाग बड़ा खंड बन जाए, बड़ा भाग बन जाए और उसके चारों तरफ पानी हो, उसे कहेंगे महाद्वीप। बड़ा भाग चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा भाग है, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये बड़े बड़े भूखंड हैं। हमारे द्वीप में देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप,
छोटे छोटे भूखंड है, चारों तरफ पानी है लेकिन छोटे भूखंड है, तो वो छोटे भूखंड होंगे वो द्वीप है। जो बड़े महाखंड है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है वो कहलाएगा महाद्वीप। ये दोनों में अंतर समझ पाए? चलो ये तो समझ में आता है कि द्वीप और महाद्वीप, लेकिन प्रायद्वीप क्या है? तो आप ये बात समझ लेना और बिल्कुल आज के बाद ये तीनों शब्दों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, चारों तरफ से नहीं, 3 ओर से, 3 ओर से पानी से घिरा हो और 1 ओर से भूमि से बंद हो, उस भाग को हम कहेंगे प्रायद्वीप। अतः मतलब वो भाग तो है लेकिन 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नहीं। चारों तरफ से होता तो या तो महाद्वीप होता या द्वीप होता, लेकिन 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और 1 तरफ भूमि लगी हुई है, तो उस भाग को हम कहेंगे प्रायद्वीप। भारत में अब जैसे ये भारत है, ये 3 ओर से पानी से कैसे घिरा हुआ है? एक तरफ अरब सागर है, मैंने आपको बताया था, एक तरफ इसका अरब सागर है। आप अगर मैप देख रहे होगे तो जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ अरब सागर आएगा, राइट हैंड की तरफ बंगाली की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और तीसरी तरफ इस नीचे तरफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो तो वो प्रायद्वीप, छोटा सा भूभाग हो और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो वो द्वीप, बड़ा भूभाग हो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वो महाद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीपीय भाग है। इस प्रायद्वीपीय भाग को हम 2 भागों में बांटते हैं जब भारत का अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। जब हम अफवाह तंत्र पढ़ते हैं तो इसे 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कौन सा? एक तो होता है इसका उत्तर भारत, मैंने इसको जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ाया है तब मैंने बताया था इसका उत्तर भारत कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, पठारी भाग कौन सा है। तो एक तो है उत्तर भारत, तो जो मैदानी भाग है वहां से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों का अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे उत्तर भारत की नदियां। और जब हम दक्षिण भारत में जाएंगे या उत्तर भारत को छोड़ने के बाद पठारी भाग में जाएंगे, मैदानी भाग को छोड़ने के बाद, तो उस भाग को कहेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं और उत्तर मैदान की कुछ नदियां हैं। इन 2 भागों में नदियों को बांटा जाता है। इसके बाद और एक और विभाजन है जिसमें हम जानते हैं कि नदियां अपना पानी समुद्र में मिलाती हैं, तो एक और तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। भारत का अफवाह तंत्र एक और तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, वो भी 2 भागों में। एक है बंगाली खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में गिराने वाली जो नदियां अपना पानी गिराती हैं वो वाली नदियां, और एक नदियां हैं अरब सागर में गिराने वाली। ये भी 2 प्रकार की हैं। कुछ नदियां अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिराती हैं और कुछ नदियां अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि कुछ कौन सी नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में पानी गिराती हैं। इस आधार पर भी पढ़ेंगे तो वो भी 2 प्रकार की हैं। हम चारों आधार पर पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ पर अपना पानी गिराती है और कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत, हम इस आधार पर पढ़ेंगे और इस आधार पर भी पढ़ेंगे। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आप बस परेशान ना हो। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि ये क्लास एसएससी मंडे एग्जाम के प्रत्येक एग्जाम में जरूरी है, जहाँ पर जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो। मैंने इतिहास की भी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, और भूगोल में भी ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। एसएससी के वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जहाँ जीएस पूछी जाती है, वहाँ पर ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। मैंने इसके लिए एक क्लास हिस्ट्री पीवाईक्यू की बनाई है जिसमें मैंने वही क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जो पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन देखकर आप ये कहोगे कि क्लास में वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए आप जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक रूप से याद रखें, नोट्स बनाते रहें। और मैंने आपको बताया है कि जो हैंड नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, जो चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है उससे आप जुड़ जाएँ। चैनल का नाम है स्टडी विद SKVM, टेलीग्राम चैनल का। उसमें आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ या प्रिंट आउट कर लो। आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्लास को बखूबी तरीके से देखना है, अच्छे से देखना है और उसको पढ़ना है। आज हम उत्तर भारत की वो नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो नदियाँ उत्तर भारत में हैं। तो उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदियाँ हैं, 3 प्रमुख नदियाँ उत्तर भारत में। पहली नदी सिंधु नदी, दूसरी नदी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ भारत के उत्तर भारत के अफवाह तंत्र के रूप में जानी जाती हैं।
पूरा अफवाह तंत्र भारत का, उत्तर भारत का पूरा अफवाह तंत्र इन 3 नदियों के द्वारा चलाया जाता है। और यही 3 नदियाँ भारत के उत्तरी भाग को उपजाऊ बनाती हैं। इन्हीं 3 नदियों के द्वारा भारत का उत्तरी भाग जलोढ़ मृदा के संपन्न है, जिसके कारण विश्व में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में भारत सम्मिलित है। इसी क्षेत्र के कारण उसमें अगर हम श्रेय दें तो इन नदियों को देंगे, क्योंकि इन नदियों ने कई हजारों सालों से पत्थरों को काट काट कर यहाँ पर मिट्टी गाद एकत्रित की है, जो बहुत उपजाऊ है। पूरे भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या का अनुमान है। उस 150 करोड़ की जनसंख्या को भरपेट खाना देने की जो उम्मीद लगाई जाती है वो इसी मैदान से लगाई जाती है, क्योंकि ये मैदान इतना उपजाऊ है कि 150 करोड़ की जनसंख्या को खाना खिलाता भी है, प्लस उसके साथ साथ वो उस अनाज को व्यापार के लिए भी भेजता है। तो ये उत्तर भारत का मैदान खाद्यान्न के रूप में सबसे प्रसिद्ध है। और अगर ये खाद्यान्न किसके बदौलत है, और पिछली कुछ सालों का अध्ययन किया जाए, कई हजारों सालों का अध्ययन किया जाए, तब पता चलता है कि ये नदियां हैं जिन्होंने हमें ये मैदान प्राप्त किया है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि जहां हम आज रह रहे हैं, जहां ये मैदानी भाग है, जहां ये नदियां हैं, वहां एक समय पर कई किलोमीटर गहरी खाई थी, जो करोड़ों वर्षों तक नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपणों ने उसको भरा है और आज एक समतल मैदान बना दिया है। वर्तमान में भी नदियां हिमालय को काट काट कर गाद ला रही हैं और मैदान को भर रही हैं। आप ये ना सोचें कि ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ वो कई मतलब 1-2 साल की है, कई हजारों साल लगी हैं, कई करोड़ों साल लगी है इस प्रक्रिया को होने में, तब जाकर एक समतल मैदान बनाए। और वो मैदान जहाँ पर मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा सबसे इम्पोर्टेंट है अनाज उत्पादन करने के लिए, और उसका श्रेय इन नदियों को जाता है। प्रमुख नदी के रूप में देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये 3 नदियाँ उत्तर भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है। मैप में देखोगे तो ये मैप है तिब्बत के पठार से बोखरचू, मानसरोवर के बोखरचू से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए वो पाकिस्तान में जाकर जाती है और अरब सागर में अपना पानी छोड़ देती है। ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर झील से, बोखरचू स्थान से, और जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसी सिंधु नदी की 5 नदियां हैं, जिसे मिलाकर हम पंजाब कहते थे। 5 नदियां मैंने आपको बताई थी। सिंधु एक अलग नदी है, इसके बाद 5 नदी मिलती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम। ये 5 नदियां हैं जिसके आधार पर उस राज्य का नाम पंजाब रखा है। वो सहायक जो नदियां हैं, जो 5 नदियां हैं, इसी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी वो 5 नदियां हैं। मैं फिर नाम बता रहा हूँ, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाने पर जो क्रम मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा कौन सा क्रम है, मैं अभी बता रहा हूँ क्रम। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र ये भी तिब्बत से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के स्थान से ये ब्रह्मपुत्र निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलते हुए आगे बढ़ती है और एक गार्ज बनाती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर हिमालय का एक पर्वत है नामचा बर्मा। वो नामचा बर्मा पर्वत मिलता है, वहां पर एक गार्ज बनाती है और यू टर्न लेती है। ये यू टर्न मुड़ जाती है, बिल्कुल अपना रास्ता बदल देती है। नामचा बर्मा पर्वत से मिलता है यहाँ हिमालय का, वहां से यू टर्न लेती है और बाद में प्रवेश करती है। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब ये भारत में अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। इसी घाट से जब तिब्बत का पठार एक नग्न पठार है, जहाँ पर अपने जो भी पत्थर है वो लाती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में आते हुए ये एक बाढ़ का कारण बनती है। यहाँ बाढ़, असम में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। इसी बाढ़ की चपेट में आने पर एक जीव की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। उस जीव का नाम है एक सींग वाला गैंडा। एक मानव के द्वारा कई जीव संकट में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति भी जीवों के लिए संकट है। उसका एक उदाहरण है
एक सींग वाला गेड़ा, एक सींग वाला जो गेड़ा है वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की चपेट में आता है और सबसे ज्यादा इसकी संख्या कम हुई है एक सींग वाले गेड़े की, वो इसी कारण से हुई है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है और वो मारा जाता है। ये अपना जल अरुणाचल प्रदेश असम में होते हुए बांग्लादेश में इसका जल चला जाता है और बांग्लादेश में पहुंचकर ये गंगा नदी में अपना जल मिला देती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में मिलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें दो नदी प्रमुख हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा। फिर उसके बाद तीसरी सबसे प्रमुख नदी है हमारी पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदियों में नदी गंगा, जिसे भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ये नदी भारत में अपना सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है। भले ही इसकी लंबाई या जल का घनत्व सिंधु से और ब्रह्मपुत्र से कम है, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी देखी जाएगी तो वो है गंगा। भले ही वो सिंधु से ब्रह्मपुत्र से छोटी है, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र का आकार भारत में गंगा से कम है। ओवरऑल देखें, जहां से निकलती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र और जहां पर पानी छोड़ती हैं, वहां तक की लंबाई चौड़ाई देखी जाएगी तो गंगा से बड़ी निकलेंगी। लेकिन भारत में इसका क्षेत्र देखें कि भारत में जो जिसका आकार, क्योंकि सिंधु का तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही है और ब्रह्मपुत्र का देखेंगे तो इसमें तुम्हारा असम अरुणाचल प्रदेश में, असम में आकर बांग्लादेश में चला जाता है, तो ये इसका भी छोटा भाग है और इसका भी छोटा भाग है, लेकिन गंगा नदी का सबसे बड़ा भाग है। तो गंगा नदी तो मिलता है पानी गंगा नदी का वो इसी मिलता है और बंगाली खाड़ी में आकर ये बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और इनकी कौन कौन सी सहायक नदी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंधु की। सिंधु नदी पर पहुंचने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैंने आपको बताया कि भारत का अफवाह तंत्र कैसा है। फिर मैंने बताया कि भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में, उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत का अफवाह तंत्र और एक दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र, जिसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ कहते हैं। फिर मैंने बताया कि इस चीज़ को दो भागों में और बांटा जा सकता है अगर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत ना देखें तो। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र, एक बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र। आप समझ रहे हो ना, मैं वही चीज़ें आपको बिल्कुल सरल रूप से आपको मैं अगर नदियों के आधार पर बताता तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी नदियाँ हैं अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, कौन सी नदियाँ हैं अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिराती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अरब सागर में उत्तर भारत की नदी देखिए जो अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं, तो वो उसमें सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। उत्तर भारत की नदियों में जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं वो उसमें प्रमुख नदी है सिंधु नदी है। और सिंधु की जो सहायक नदी होंगी जिसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, काबुल, ये कुछ नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी है। वो अपना पानी जब सिंधु में मिलाएंगी तो उसका पानी ऑफकोर्स अरब सागर में गिरेगा। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां ऐसी हैं और इनकी सहायक नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिराती हैं। इसके बाद अगर हम दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे उसमें नर्मदा, तापी, ये कुछ ऐसी नदी हैं जो अपना पानी अरब सागर में गिराएंगी। लेकिन महानदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो प्रमुख नदियां हैं वो अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिराएंगी। और जो उत्तर भारत की नदियां हैं उन नदियों को युवा नदी कहते हैं। युवा नदी, मैं आपको एक चीज बताना मैं भूल गया कि युवा नदी कहते हैं। युवा नदी का मतलब है ये नई नदी हैं, इनका निर्माण दक्षिण भारत की नदियां जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इन नदियों के बाद सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनका निर्माण हुआ है। ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये इनका निर्माण इन नदियों से पहले हो चुका है, इसलिए इन्हें वृद्ध नदी भी कहते हैं, बूढ़ी नदी भी कहते हैं या बड़ी नदी भी कहते हैं। बड़ी नदी आयु के आधार पर, बड़ी नदी आयु के आधार पर है, साइज के आधार पर नहीं है, पानी के घनत्व के आधार पर नहीं है, साइज के आधार पर दक्षिण भारत की बड़ी नदी है लेकिन और उत्तर भारत की छोटी नदी है, इसलिए उत्तर भारत की युवा नदी है। युवा नदी जवान नदी है जो अभी भी वर्तमान में भी हिमालय को काट काट कर गाद ला रही हैं, जो अभी भी वर्तमान में अपना रास्ता बड़ा कर रही हैं, जो अभी भी वी आकार की घाटी बना रही हैं।
ऐसी आकृति अगर जहां मिलती है, जिन नदियों में मिलती है, उन नदियों को हम युवा नदी कहते हैं। लेकिन जो बूढ़ी नदी वृद्ध नदी हो गई है, वो अपना आकार बढ़ा नहीं रही, उनका आकार जितना हुआ है वो बिल्कुल पहुंच चुकी है। अब वो कटाव नहीं कर रही, थोड़ा बहुत कटाव करती होंगी, उन्होंने अपना वो स्थान प्राप्त कर लिया जहां से कटाव नहीं होता। उन नदियों ने वहां में जो उसमें जो पानी है और वी आकार की घाटी के आधार पर वो नहीं बनाती, बल्कि यू आकार की घाटी बनाती है। वी आकार की घाटी बनाएंगी युवा, वी आकार की घाटी बनाएंगी। लेकिन यू आकार की घाटी वो बनाएंगी जो वृद्ध हो चुकी है, जिनको समय बहुत लंबा समय उन्होंने देख चुके हैं। तो जो यू आकार की घाटी बनाएंगी वो बूढ़ी हैं, बूढ़ी नदी है, और जो वी आकार की घाटी बनाएंगी वो युवा नदी है। तो उत्तर भारत में जो नदी पाई जाती है, चाहे सिंधु हो, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, इन नदियों को युवा नदी कहते हैं। और जो यू आकार की घाटी बनाते हैं, इन नदियों को हम वृद्ध नदी भी कहते हैं, पुरानी नदी कहते हैं। इनका अब सीधी सीधी बात बताऊं कि दक्षिण भारत में जो नदी थी, उनका निर्माण उनका समय काल पहले ही बन चुका है। ये गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो या सिंधु हो, ये नहीं है इनकी अपेक्षा। इन्हें भी करोड़ों साल हो चुकी है पृथ्वी पर, भारत में इन्हें भी, लेकिन इनसे इनका जो समय काल है वो इनसे कम है, इसलिए इन्हें वृद्ध माना जाता है और इन्हें युवा माना जाता है। युवा और वृद्ध में अंतर, वी आकार की घाटी बनाएंगी, निक्षेपण जो कटाव करेंगी वो गहराई के आधार पर और चौड़ाई के आधार पर करेंगी, और प्लस उसके साथ साथ इनमें जो घाटी बनाने की प्रवृत्ति होगी तो वो वी आकार की घाटी बनाने की प्रवृत्ति होगी। वृद्ध दक्षिण भारतीय नदियां यू आकार की घाटी बनाएंगी, कटाव कम करेंगी, अपनी जो चौड़ाई है वो उसको कम करेंगी, पानी की मात्रा भी इनमें कम होगी। इनमें पानी की मात्रा बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बरसात होती है, तो ये इन आधार पर इनका बंटवारा होता है। तो मैंने अभी बताया आपको अरब सागर में कौन सी नदी अपना पानी गिराती है, तो उत्तर भारत में देखेंगे तो अरब सागर में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी, ये मैं बता रहा हूँ, सिंधु नदी अरब सागर में गिराती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा अपना बंगाली खाड़ी में गिराती है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो नर्मदा तापी प्रमुख नदियों में है, नर्मदा और तापी अपना पानी अरब सागर में गिराती है। महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण भारतीय हैं, वो अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिराती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा सिंधु नदी की। सबसे पहले बात करूंगा सिंधु नदी की। आपको इसमें थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल्कुल एक एक चीज मैं समझाते हुए जाऊंगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का वो स्थान बताऊंगा जहां से सिंधु नदी निकलती है। तो आप ध्यान से देखना, तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से बोखरचू नामक स्थान पर, तिब्बत का पठार, मानसरोवर झील और बोखरचू स्थान, यहां से सिंधु नदी निकलती है और तिब्बत के पठार से होते हुए वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भारत में प्रवेश करती है। जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी उसके बाद वो पाकिस्तान में जाएगी, पाकिस्तान में होते हुए वो अरब सागर में अपना पानी गिरा देगी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सभी को पता है 5 नदी इसकी सहायक नदी है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। इन 5 नदियों के अलावा पूछा जाए तो श्योक भी इसी सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक के बाद गिलगित भी इसी की सहायक नदी है। गिलगित के बाद काबुल नाम की एक नदी है जो सहायक नदी है, किस नदी की, सिंधु की सहायक नदी काबुल और कुर्रम। दाएं भाग से और दाएं तट से और बाएं तट से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अगर सिंधु की तरफ खड़ा हो जाऊं तो जो दाएं तट है, दाएं तट सीधे हाथ की तरफ से जो नदी मिलेंगी भारत में सिंधु में, वो कुर्रम, काबुल और गिलगित, और बाएं तरफ से मिलेंगी वो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये क्रम जरूर याद रखना, बाएं तट और दाएं तट दोनों तट से मिलने वाली नदी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु नदी का दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन सी है सिंधु नदी में, या बाएं तट से मिलने वाली नदी कौन सी है। पंच नदियों में कौन सी नदी आती है, पंच नदियों में कौन सी नदी नहीं आती है। ये काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, और बाएं तट से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। सिंधु की सहायक नदी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये दाएं तट से मिलती हैं, बाएं तट से मिलती हैं। दाएं तट से मिलेंगी वो श्योक, गिलगित, काबुल और कुर्रम, ये दाएं तट से मिलने वाली नदी है, ये बाएं तट से मिलने वाली नदी है। मैं बात करूंगा सतलज की, प्रमुख नदी। सिंधु की सबसे प्रमुख नदी मानी जाए वो है सतलज नदी। राक्षस ताल से, तिब्बत में राक्षस ताल नामक स्थान से जो नदी निकलती है उसे कहते हैं सतलज। ये सतलज नदी एक दर्रा है, दो पहाड़ों के बीच का स्थान जहां पर आने जाने का रास्ता होता है, वो दर्रा कहलाता है।
वो वो दर्रा है शिपकीला दर्रा, उत्तराखंड में, तो सॉरी हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा है। उस शिपकीले दर्रे से ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और इसमें हरके बैराज नामक स्थान पर ब्यास नदी अपना पानी मिला देती है। ब्यास नदी किस नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में। किस स्थान पर? हरके बैराज पर। इस स्थान पर ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। ये सतलज नदी निकलती कहां से है? तो राक्षस ताल से। बाद में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो शिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। शिपकीले दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज। सतलज नदी शिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। हरके बैराज में ब्यास नदी मिल जाती है और ये नदी मिठानकोट में पांचों नदी मिल जाती है और सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाती है। सतलज नदी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी, सिंधु नदी पड़ी है और सतलज नदी नहीं पड़ी है तो आपका ज्ञान अधूरा है। सिंधु की सबसे प्रमुख नदी, जैसे गंगा की प्रमुख नदी यमुना है, सहायक नदी। गंगा पड़ी है तो यमुना तो आता ही आता है, वैसे ही सिंधु पढ़ोगे तो सतलज आपको आना ही आना है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। बाद में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रा। इसमें कौन सी नदी मिलती है? ब्यास। कहाँ पर? हरके बैराज में। और मिठानकोट में सभी नदी इसमें मिल जाती हैं। मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट में। और ये नदी और ये नदी मिठानकोट में नहीं मिलती, मिठानकोट में तो मिलती है, सॉरी ये बात ध्यान रखना, मिठानकोट में सभी नदी मिल जाती है, सही बता रहा। मिठानकोट में सभी नदी मिल जाती है, किसमें? सिंधु नदी में। तो ये बात ध्यान रखना। सतलज राक्षस ताल से निकलती है, बाद में शिपकीले दर्रे से प्रवेश करती है, ब्यास नदी हरके बैराज में मिलती है, मिठानकोट में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही किसी दूसरी नदी में मिल जाती है। इन पांच नदियों में इन पंच नद में ब्यास अनोखी एक नदी है जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही किसी नदी में मिल जाती है। उसके बाद रावी, चिनाब, झेलम। झेलम को याद रखना, बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। इसी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। डल झील इसी झेलम नदी के किनारे पर है। डल झील भारत की स्वच्छ पानी की झील, डल झील, बूला झील इसी झेलम नदी पर है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी इसी झेलम नदी पर है। कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से। क्रम याद रखना, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। मैं आपको नदी इसलिए बारीकी से याद करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ लिया जाएगा। फैक्ट अगर आपने पढ़ा है तभी आप बता पाओगे, इसलिए मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। क्रम भी बता दिया, दाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से मिलने वाली नदी भी बता दी। ये सतलज नदी भारत में शिपकीले दर्रे से निकलती है और ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत के राक्षस ताल से। और ये मिठानकोट में सारी नदी मिल जाती है, किस नदी में? सिंधु नदी में। इतनी चीजें हमें सिंधु नदी के बारे में पता होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर दूं तो ध्यान रखना, बोखरचू नामक स्थान से मानसरोवर झील जहाँ से है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है और बाद में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। इसकी दाएं तट से मिलने वाली नदियों में शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम है। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में पंच नद, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदी हैं। फिर उसके बाद सतलज नदी में बताऊं तो शिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और तिब्बत के पठार में राक्षस ताल से निकलती है। इसमें हरके बैराज में ब्यास नदी मिल जाती है। मिठानकोट में ये 5 नदी सिंधु नदी मिल जाती है और अपना पानी अरब सागर में छोड़ देती है। ये है सिंधु नदी। ये तो हो गया सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। दूसरा हम पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टेंट ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी में हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी तरह कि किस स्थान से निकलती है, कौन सी सहायक नदी है, वो सहायक नदी किस तरीके से अपना पानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलाती है और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर अपना पानी छोड़ती है। ये सब जानकारी हम ब्रह्मपुत्र नदी में देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि आप क्लास में ही सारी चीज़ याद कर पाएं। मैं इतनी बार दोहरा रहा हूँ, इतनी बार बोल रहा हूँ कि आप सही से सुन पा रहे होंगे तो आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा नोट कर लें और उसको लिख लें और 2-3 बार देख लें तो आप आराम से सारी चीज़ें याद कर पाओगे। मैं प्रत्येक चीज़ काफ़ी बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार रिवीजन करने की, क्लास में ही याद करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए। ये नहीं कि कल याद कर लेना या अभी और कर लेना। आपने एक बार क्लास देख ली, क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाए। मैं बात करता हूँ अब ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, इस चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से जो तिब्बत का पठार है, उस तिब्बत के पठार में
चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, जहाँ से वो ग्लेशियर बोगरचू ग्लेशियर था, हिमनद था, मानसरोवर झील थी, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। लेकिन चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से निकलती है नदी ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तब इसका नाम सांगपो होता है। सांगपो, इसका नाम जो होता है वो सांगपो है। यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहेंगे, इसका नाम ध्यान रखना, इसके नाम पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में है तो उसका नाम है सांगपो। जब ये यू आकार में यू टर्न लेती है और बाद में प्रवेश करती है, तब जो पहाड़ आता है उसका नाम है नामचा बर्मा, हिमालय का यू टर्न वाला भाग, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी बाद में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, असम में। तब जो गार्ज बनाती है, जब यू टर्न लेगी तो गार्ज बनाएगी, कोई ना कोई घाटी बनाएगी, उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। फिर इसमें एक सहायक नदी है इसकी दिबांग, इसकी दिबांग की सहायक नदी है लोहित, तो दिबांग और लोहित कहते हैं। तो दिबांग नदी जब इसमें मिलती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना, जब तक दिबांग नदी इसमें नहीं मिली है तब तक इसका नाम सांगपो है। सांगपो तिब्बती भाषा में सांगपो नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। जब इसमें दिबांग नदी मिल जाती है, दिबांग और लोहित मिल जाती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ये असम में मिलती है। इस एकमात्र एक ऐसी नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, माजुली नदी द्वीप। नदी द्वीप पूछा जाए, नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली नदी द्वीप। किस नदी पर है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या नाम है उसका, माजुली द्वीप। इसकी सहायक नदी एक तो दिबांग हो गई, लोहित हो गई, उसके बाद इसकी सहायक नदी है धनश्री। धनश्री इसकी सहायक नदी का नाम है। और एक नदी है जो उत्तर भारत से मिलती है, वो है तिस्ता। उत्तर भारत के ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी माना जाता है, वो बताया जाता है कि एक समय ये तिस्ता नदी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन बाढ़ आने के कारण इसने अपना रास्ता बदल दिया और आज ये तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब ब्रह्मपुत्र जहां से निकला, जहां से जैसे स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उस स्थान पर इसका नाम बनता है सांगपो। जब इसमें दिबांग नदी मिल जाती है तब इसका नाम बनता है ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तिस्ता नदी मिलने के बाद, तब इसका नाम बनता है जमुना। और अभी तो इसका नाम जमुना है, जो बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। जब इसमें गंगा नदी मिल जाती है तब इसका नाम बनता है मेघना। नाम ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी, ना ही इसकी स्टार्टिंग में नाम ब्रह्मपुत्र है, ना ही इसके अंत में नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आप समझ रहे हो ये किस तरीके की दुनिया है। विश्व में ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में इसका नाम सांगपो है, अंत में इसका नाम मेघना है, और लेकिन ये नदी ब्रह्मपुत्र है। सांगपो दिबांग नदी मिल जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र बनता है। जब इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम जमुना बनता है। और जब इसमें गंगा नदी मिल जाती है तब इसका नाम मेघना बनता है। न शुरू में ब्रह्मपुत्र न अंत में ब्रह्मपुत्र, लेकिन विश्व में ब्रह्मपुत्र के नाम से फेमस है। इस बात को ध्यान रखना। आपका समय कब सही हो जाए ये आपको भी नहीं पता। व्यक्ति रातों रात में सुपरस्टार बन जाते हैं। धैर्य रखें, बस सही समय का इंतजार रखें। बुरा समय कट जाता है सही समय के इंतजार में, लेकिन जब सही समय आ जाए तो उसका सही उपयोग करें। ऐसा नहीं कि उस सही समय को अपना ऐसा समय मान लें कि ये हमेशा बना रहेगा। घमंड में ना आए, अहंकार अपने अंदर ना लाएं। मैं हर बार जब ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ तो यही मेरे दिमाग में आता है, स्टार्टिंग में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है और ना अंत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ये पूरी नदी पूरे विश्व में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो बीच का समय कभी भी आपका समय बदल सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अब अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रातों रात वायरल होकर सुपरस्टार बन जाते हैं। आप भी कभी सुपरस्टार बन पाए पता नहीं है, ध्यान रखना, बस पढ़ते रहो। तो ध्यान, मैंने आपको इसका नाम बताया, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना, ये 4 नाम है इसके। सहायक नदी में दिबांग, लोहित, धनश्री और तिस्ता। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है
और अरब वो बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, जिसको जब बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मैंने इसका हाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन का डेल्टा, जो पक्षी के पंजे के आकार का है, यही नदी बनाती है मेघना नदी, पक्षी के पंजे के आकार का सुंदरबन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और इसी नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, असम में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको पूछे जा सकते हैं। धनश्री, दिबांग, लोहित, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना ब्रह्मपुत्र के नाम है। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत से निकलती है। नामचा वर्मा पर यूटर्न लेती है, वहां गार्ज बनाती है जिसका नाम है देहांग गार्ज। ये जानकारी हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद मैं बात करता हूँ हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और कहते हैं कि इसमें नहाकर मनुष्य अपने पाप धो देता है। कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से भारत का मनुष्य गंगा में अपने पाप धो रहा है, अभी भी पाप धो ही जा रहा है। अब हम इस गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये पवित्र नदी है, लेकिन इस नदी को पढ़ने से पहले मैं आपको वो कहानी बताऊं कि गंगा नदी बनती कैसे है, इस नदी में और कौन कौन सी नदी मिलती हैं, तब जाकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तब ये नदी गंगा बनती है। लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं, उससे पहले भी तीन नदी इस अलकनंदा नदी में मिलती हैं और कुछ स्थान फेमस करते हैं, जिसके प्रयाग बनते हैं, कुछ प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले बद्रीनाथ स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। उस अलकनंदा में एक धौली गंगा नाम की एक गंगा नदी मिलती है, धौली गंगा नाम की। जहां पर अलकनंदा में ये धौली गंगा मिलती है, उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, जिस स्थान पर अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है। सबसे पहले बद्रीनाथ से अलकनंदा की एक धारा निकलती है, उस धारा में धौली गंगा मिलती है। जहां पर अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर ये आगे बढ़ती है ये धारा। जब इसी अलकनंदा में धौली गंगा के बाद नंदाकिनी बनती है, नंदाकिनी, जब नंदाकिनी बनती है तब उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। इसी अलकनंदा नदी में पहले धौली गंगा मिली, उसके बाद नंदाकिनी मिली। ये क्रम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो पहले धौली गंगा, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकल रही है, अलकनंदा में पहले धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग बना, नंदाकिनी बनी, नंद प्रयाग बना। फिर बनता है पिंडार नदी। जब पिंडार नदी मिलती है तब हमारे यहाँ कर्ण प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग पिंडार नदी के मिलने से बनता है। इसी अलकनंदा पिंडार नदी के बाद एक मंदाकिनी नदी मिलती है, वो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनाती है। उस स्थान का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग। फिर इसमें भागीरथी नदी मिलती है, और जब भागीरथी नदी मिलती है तब बनती है, तब वहां उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। यही देवप्रयाग से गंगा नदी मिलती है, यहां से निर्माण होता है गंगा नदी का। आपने बिल्कुल एक सटीक रूप से श्रृंखला देखी है। मैं गंगा नदी को इसलिए बारीकी से बता रहा हूं क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि और सभी को तो पता है, तो सरल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर दोगे। लेकिन अगर अंदर से पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं गंगा नदी को बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, उसमें सबसे पहले धौली गंगा मिलती है। अलकनंदा नदी धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। वो धारा अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। वो अलकनंदा आगे चलती है तब उसमें नंदाकिनी नदी मिलती है। तो जहां पर वो नदी मिलती है नंदाकिनी, उस स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा नदी कहलाएगी। फिर इसमें एक पिंडार नदी मिलती है, तो उस जहां पर मिलती है उस स्थान को कहते हैं कर्ण प्रयाग। इसी नदी में एक मंदाकिनी नदी मिलती है, उस मंदाकिनी नदी जहां मिलेगी उस स्थान को कहेंगे कर्ण प्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी में भागीरथी मिलती है। ये वो नदी है अलकनंदा और भागीरथी, जिस स्थान पर मिलेगी वो बनेगा देव प्रयाग।
वो प्रयाग जो बनेगा वो देव प्रयाग बनेगा, और यहीं से गंगा नदी बनती है। इसका आगे नाम गंगा पड़ जाता है। अब अलकनंदा नहीं है, ये ऊपर चार नदी मिली तब गंगा नदी नहीं बना, लेकिन जब अलकनंदा में भागीरथी नदी मिली तब इसका नाम पड़ा गंगा। देव प्रयाग में मिलने पर यह गंगा नदी बनती है। इतनी बात समझ में आई। बद्रीनाथ से अलकनंदा, इसमें धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग बना, नंदाकिनी मिली नंद प्रयाग बना, पिंडार बनी तो कर्ण प्रयाग बना, और मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग बना, भागीरथी नदी मिली तो देव प्रयाग बना। ये हो गए प्रयाग। और जब आगे जाकर यमुना नदी गंगा नदी मिलती है तब प्रयागराज बनता है इलाहाबाद में। लास्ट गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना जब इलाहाबाद में मिलती है तो वहां प्रयागराज बनता है। पहला कौन सा प्रयाग बना था? पहला बना था विष्णु प्रयाग, फिर बना था नंद प्रयाग, फिर बना था कर्ण प्रयाग, फिर बना रुद्र प्रयाग, फिर बना देव प्रयाग, उसके बाद प्रयागराज। 6 प्रयागराज बन गए। 6 प्रयाग मैंने बता दिया आपको, गंगा नदी है। तो ये आपको बारीकी से मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाए आपका गलत हो जाए, यहाँ से भी गलत, पढ़ाने पर भी गलत हो जाए तो बहुत बेकार बात है। इसी मैंने आपको बारीकी से गंगा नदी बता दी। गंगा नदी को इतनी डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो भारत की प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जाएगा तो थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। तो गंगा नदी के बारे में सबको पता है कुछ ना कुछ, कौन सी नदी कैसे है, किस तरीके से, तो बारीकी से पूछा जाएगा। इसी मैंने बारीकी से आपको बता दिया। प्रयाग भी बता दिए, वो प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है वो भी बता दी। जब देव प्रयाग में गंगा नदी मिलती है तब वहां से निकलती है और उत्तराखंड में निकल के हरिद्वार में वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। आपने कई बार सुना होगा हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तब इसकी अलग अलग सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले दाएं तट से मिलने वाली नदी और बाएं तट से मिलने वाली नदी, और इस तरीके से नदी यहाँ ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो ये बाएं तट और ये दायां तट। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों में श्रृंखला देखा जाएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा। घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो क्रम याद होना चाहिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ध्यान रखना, कोसी आएगा बीच में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ये गंगा की सहायक नदी है। दाएं तट से मिलने वाली नदी, दाएं तट से मिलेगी तो सबसे इंपोर्टेंट है यमुना। यमुना गंगा की दाएं तट से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदियों में आती है। और गंगा पढ़ रहे हो और यमुना ना पढ़ो तो अधूरा है। जैसे सिंधु पढ़ने पर सतलज पढ़ा, वैसे ही गंगा पढ़ने पर यमुना पढ़ना पड़ेगा। यमुनोत्री से गंगा निकलती है। इसकी सहायक नदी चंबल सबसे प्रमुख है। चंबल वो नदी है जो हमारे इटावा में यमुना नदी मिल जाती है, और इटावा में यमुना नदी में चंबल मिल जाती है। आगे यमुना में सिंध, बेतवा और केन। सिंध, बेतवा, केन, ये जो मैं नाम बता रहा हूं, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, ये 4 नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से पूछा जा सकता है। सिंध, बेतवा, केन और चंबल, ये 4 नदी हैं। सिंध, बेतवा, केन, चंबल। सिंधु अलग है। सिंधु पूरी एक महानदी है। सिंध अलग नदी है, सिंधु अलग नदी है। तो सिंध, बेतवा, केन और चंबल, ये 4 नदी हैं, वो यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे कंफ्यूज रहता है टोन और सोन का। टोन्स और सोन नदी, ये सीधी गंगा की सहायक नदी है। बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल, मैं बिल्कुल बारीकी से सारी चीज बता रहा हूं। यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल है, केन है, सिंध है और बेतवा है। ये 4 नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। इलाहाबाद में जाकर गंगा मिल जाती है यमुना। लेकिन टोन्स और सोन ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी अलग है, यमुना की सहायक नदी अलग है। टोन्स और सोन गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना की सिंध, बेतवा, केन और चंबल, ये 4 नदी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद दामोदर, इससे अलग हो जाती है नदी। उसके बाद इसका नाम भागीरथी पड़ता है।
कुछ स्थान तक इसको भागीरथी कहते हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बंगाल में वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, वो मिल जाती है। तब इस पूरी धारा का नाम मेघना बनता है, जो मैंने आपको बताया था। ये मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये ओवरऑल गंगा नदी हो गई। एक बार गंगा नदी का रिवीजन मैं फिर करा दूं। गंगा नदी, गंगा बनने से पहले की यात्रा जो अलकनंदा नदी पूरी यात्रा करती है। अलकनंदा नदी कौन सी है? जो बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से निकलने वाली नदी जिसमें धौली गंगा मिलती है और विष्णु प्रयाग बनाती है। धौली गंगा निकलती है, विष्णु प्रयाग बनाती है, पहला प्रयाग। फिर उसके बाद आगे नंदाकिनी मिलती है इसी अलकनंदा में और नंद प्रयाग बनाती है। फिर उसके बाद पिंडार मिलती है और कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर उसके बाद मंदाकिनी मिलती है और रुद्र प्रयाग बनाती है। फिर इसमें भागीरथी मिलती है और देव प्रयाग बनाती है। फिर इसमें यमुना मिलती है और प्रयागराज बनाती है। ये गंगा की प्रयागराज बनाने वाली नदियां हैं। दाएं तट से वो बाएं तट से मिलने वाली नदियों में वो दाएं तट से ऐसे देखेंगे तो बाएं तट से मिलने वाली नदी बाएं तट से मिलने वाली नदियों में देखा जाएगा तो रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा अलग है, महानदी अलग है। महानदी, महानंदा अलग है। सिंधु अलग है, सिंध अलग है। कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर नीचे से यमुना नदी मिलेगी, टोंस नदी मिलेगी और सोन नदी मिलेगी। यमुना की चंबल, बेतवा, कीन और तुम्हारा सिंध, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये जो मैंने अफवाह तंत्र पढ़ाया, ये उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदियों का अफवाह तंत्र पढ़ाया, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी। ओवरऑल एक रिवीजन देखूं इस क्लास का, एक समरी करके देखूं तो मैंने सबसे पहले बताया था अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र होता है नदियों का क्षेत्र जहाँ से नदी मार्ग बनाती है, वो द्रोणी कहलाता है। पूरा सहायक नदियों के आधार पर देखा जाएगा, वो पूरा तंत्र देखा जाएगा, उसे कहेंगे अफवाह तंत्र। फिर मैंने बताया कि भारत में 2 प्रकार का अफवाह तंत्र है। एक ऐसी नदियां हैं जो उत्तर भारतीय नदियां हैं, एक ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारतीय नदियां हैं या प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां हैं। मैंने 2 और तरीके के विभाजन बताए थे, जिसमें वो नदी आती हैं कि जो नदी अरब सागर में अपना पानी गिराती है, और इसमें वो नदी आती है जिसमें नदी बंगाली खाड़ी में अपना पानी गिराती है। फिर मैंने बताया उत्तर भारतीय नदियों के बारे में। उत्तर भारतीय नदियों में 3 प्रमुख नदी बताई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंध नदी वो नदी है जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिराते हैं। इसके बाद मैंने सिंधु नदी बताई। सिंधु नदी तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। इसकी 5 नदी सबसे प्रमुख नदी थी, इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, और एक तरफ से उर्रम, काबुल और श्योक, गिलगित, ये नदी थी। उसके बाद सतलज नदी के बारे में बताया, जो सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, राक्षस ताल से निकलती है। बैरीनाग नदी में बैरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, जहाँ जम्मू कश्मीर की राजधानी, जिसके किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी है। डल झील, बुलर झील इसी झेलम नदी के किनारे है। फिर मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यू टर्न बनाती है और बाद में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा वर्मा पर्वत है। इसके बाद इसमें दिबांग और लोहित नदी मिलती है, दिहांग गार्ज बनाती है। फिर उसके दिबांग नदी मिल जाती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उससे पहले इसका नाम सांगपू रहता है। जब ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, तब इस पर एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनता है, नदी द्वीप, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। ये नदी द्वीप एक जिला है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया इसमें इसकी सारी नदी धनश्री भी है। इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है। बांग्लादेश में जाते हैं तब इसका नाम जमुना पड़ता है, और जब इसमें गंगा नदी मिल जाती है तब इसका नाम मेघना पड़ता है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। फिर मैंने गंगा नदी के बारे में बताया, इसके कुछ प्रयाग बताए, जिसमें पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण, चौथा रुद्र और 5वां देव प्रयाग, 6वां प्रयागराज यमुना नदी मिलाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें तुम्हारा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी। यमुना की कुछ सहायक नदी, इसमें चंबल, बेतवा, कीन, सिंध ये नदी यमुना की सहायक नदी थी और अपना पानी
गंगा में मिलाती है यमुना। ये ओवरऑल भारत की अफवाह तंत्र का, उत्तर भारत की अफवाह तंत्र का पूरा मैटर हो गया। आप एक मैप लें, मैप में जितनी भी मैंने चीज़ बनाई है वो आप भरना स्टार्ट कर दें। आप इसको 2 से 3 बार बना लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बखूबी तरीके से, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएंगी। आप ये ना सोचें कि एक बार में सारी चीज़ हो जाती है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मैंने कई बार बताया है। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। आप ऑक्सीजन लेते हो तो उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ती है। इसी एक चीज़ से आप देख सकते हो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको फ्री मिलती है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, इसलिए काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। बिना हार्डवर्क के ज़िंदगी आसान नहीं होती है। भगवान बुद्ध 2500 साल पहले ही कह गए थे कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। अगर जीवन है तो दुख होगा। दुख को अगर जो सुख में बदलना सीख गया वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएगा। आप ये ना सोचें कि सारी चीज़ें आसान होती हैं। बहुत कुछ खोना पड़ता है, उसके बाद कुछ प्राप्त होता है। ये क्लासे में जो आपको करा रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से आप देखें, हार्डवर्क करें, याद करने की कोशिश करें। मैंने यहाँ तक मेरी कोशिश हो सकी है, वहाँ तक मैंने आपको समझाया है कि क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा सी कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप 2 से 3 बार क्लास देखें, अच्छे से देखें, नोट करें, लिखें। उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। धैर्य बनाए रखें, चीज़ें आसान होंगी। परिश्रम करना पड़ता है। इसी के साथ इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में दक्षिण भारत की अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और 2 से 3 क्लासों में भारत का अफवाह तंत्र खत्म हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा क्लास नहीं, आप धैर्य बनाए रखें। इंडियन ज्योग्राफी आपकी बखूबी तरीके से आसान भाषा में कवर हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, मैंने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड की। स्मार्ट बोर्ड आएगा। क्लास आप रेगुलर देखें, कंप्लीट देखें। रेगुलर भी क्लास लाऊंगा, थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए रेगुलर नहीं आ पा रही, लेकिन रेगुलर क्लासें आएंगी। आप क्लास में देखें। और हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है, आप कमेंट जरूर करें। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मैंने लास्ट 15 क्वेश्चन का जो सीरीज बनाई थी, वो 15 क्वेश्चन की सीरीज आपने देखी, उसमें कमेंट नहीं की। आप कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, और बताओ कि इसमें क्या सुधार करूँ। स्मार्ट बोर्ड की आपकी समस्या कुछ और क्लासें इस बोर्ड पे होंगी, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड ले आऊँगा और स्मार्ट बोर्ड पे क्लासें होंगी बखूबी तरीके से। 3D एनिमेशन के आधार पे आपको चीज़ें बताऊँगा, उस बोर्ड पे दिखाऊँगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से होती है। अभी तक जब तक वो नहीं आ रहा तब तक आप क्लास डेली देखें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें। मैं देखता हूँ कि काफ़ी व्यूज हो जाती हैं, लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वीडियो अगर सही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम पहुंचाते नहीं, शेयर नहीं करते। शेयर कर लो, शेयर करो इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ तक पहुंचेगी आगे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर कोई नया स्टूडेंट है, नया फ्रेंड है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।